गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। यूट्यूब क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन पेनल कोड में आज हम सेक्शन 304 बी डोरी डेथ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डोरी डेथ भारतीय दंड संहिता में 1986 में जोड़ी गई थी। ये धारा दहेज मृत्यु की परिभाषा देती है और उसे दंडित करती है। दहेज मृत्यु जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह से या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या पति का नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। स्पष्टीकरण है इस धारा में। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। 304 बी की उपधारा 2, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत विवाहित स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर होना आवश्यक है और मृत्यु या तो किसी दाह से या किसी शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई होनी चाहिए या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए। ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु का नाम दिया गया है और इस बात की उपधारणा कर ली जाएगी कि मृत्यु या तो पति ने कारित की या पति के किसी नातेदार ने। इस धारा के अधीन न्यूनतम अनिवार्य दंड की व्यवस्था की गई है जिसकी अवधि 7 वर्ष या सादा या कठिन कारावास से और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक हो सकेगी। इस धारा के लिए दहेज का अर्थ वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है, जिसके अनुसार इसका अर्थ है कि विवाह के किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को या दोनों में से किसी पक्ष के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात उक्त पक्षों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में विवाह के किसी पक्ष को या अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई हो या जिसके देने का करार किया गया हो, दहेज कहलाएगा। दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व क्या है? दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, दहेज की मांग किया जाना तथा ऐसी मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पूर्व तक उसे यातना दिया जाना। केस है सोनी देवराज भाई बाबू भाई बनाम राज्य, AIR 1991, क्रिमिनल लॉ जर्नल, सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 20(1) के द्वारा प्रदत्त संरक्षण के कारण धारा 304(b) अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने से पूर्व कारित किया गया कार्य धारा 304(ख) के अधीन विचारणीय और दंडनीय नहीं है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मत है कि जहां किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु कारित करने की योजना उसके ससुराल पक्ष के रिश्तेदार करते हैं तो इस धारा के अधीन उनकी दोष सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इसमें अवश्य भाग लें, परंतु मामले के इन तथ्यों के आधार पर कि दहेज की पुरानी और नई मांग पर जोर देने के लिए पति अपनी पत्नी को उसके पियर ले गया पर पत्नी के माता पिता ने मांग पूरी करने में अपनी असमर्थता जताई थी और वापस आने के दौरान जब बस स्टॉप से पत्नी चुपचाप कहीं चली गई और पति ने पत्नी के माता पिता के साथ उसे ढूंढने का प्रयत्न किया और बाद में पत्नी की तैरती हुई मृत देह मिली तो पति को इस धारा के अधीन दोषित नहीं किया गया। वक्सीराम बनाम पंजाब राज्य, AIR 2013,
सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1484 के मामले में दहेज मृत्यु के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 बातें आवश्यक मानी गई है। पहली बात है अप्राकृतिक मृत्यु की साक्ष्य, अर्थात यदि दहेज मृत्यु के अंतर्गत मामला आता है तो उसके लिए पहली बात ये साबित करनी होगी कि मृत्यु जो है वो अप्राकृतिक मृत्यु हुई है और उसके संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद है। दूसरी बात, मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर उस स्त्री को परेशान किए जाने की साक्ष्य होने चाहिए। दूसरा केस है एम.बी. मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 809 के मामले में पत्नी की विवाह के 6 माह के भीतर मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पूर्व उसे दहेज के लिए तंग किया गया था। मृतक के पिता एवं भाई की साक्ष्य से उक्त बात की पुष्टि होती थी, उसे दहेज हत्या माना गया। प्रकाश चंद बनाम राज्य 1995 क्रिमिनल लॉ जनरल दिल्ली में विवाह के पश्चात 7 वर्ष की अवधि के भीतर पत्नी की मृत्यु हो गई। उसका जला हुआ मृत शरीर उसके पति के घर में मध्य रात्रि में मिला। मृतक के पिता, माता और बहन ने साक्ष्य में यह कहा कि मृतक के ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जाती रही थी और उसका पति और पति के नातेदार उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे और उसे तंग करते रहते थे। उक्त साक्ष्य को अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी विश्वसनीय पाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धारा 304(v) के अधीन की गई पति की दोष सिद्धि उचित है। विचारणीय न्यायालय ने पति की मां को धारा 498(a) के अधीन दोषित किया, जिसका अर्थ विवक्षित तौर पर यह था कि वह अधिक गंभीर अपराध के लिए धारा 304(v) के अधीन दोषी नहीं था। धारा 304(v) के अधीन उसकी उक्त विवक्षित दोष मुक्ति के विरुद्ध राज्य ने अपील नहीं की। उसकी दोष सिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह उसे धारा 304(v) के अधीन दोषित करे। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 958 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दहेज के लिए अनुबंध सर्वदा आवश्यक नहीं होता और विवाह के पश्चात वधू से टेलीविजन और स्कूटर की बार बार मांग को विवाह से संबंधित ही माना जाएगा। अतः अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 304(v) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अधीन दंडनीय है। सत्यवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 304(b) के लिए अधीन किसी को दोषी ठहराए जाने के लिए मृतक की मृत्यु और उसे तंग किए जाने या उसे क्रूरता किए जाने के मध्य स्पष्ट संबंध साबित होना आवश्यक है। इस मामले में अपर्याप्त साक्ष्य होने के कारण यह साबित नहीं किया जा सका कि आत्महत्या के प्रयत्न के कुछ पूर्व पत्नी को तंग किया गया था या उसे क्रूरता की गई थी। अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त को धारा 306 या धारा 304(b) के साथ जोड़ते हुए धारा 116 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने धारा 116 के अधीन की गई दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया, धारा 498(a) के अधीन दोष सिद्धि की पुष्टि कर दी और तीनों अभियुक्तों में से हर एक के द्वारा 1 लाख रुपये जुर्माने की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।